नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण अगस्त तथा सामान्य ज्ञान दर्पण अगस्त से करेंट अफेयर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो दोनों भाषा में होगी, अंग्रेजी तथा हिंदी। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तथा प्रौद्योगिकी वगैरह से जो है प्रश्न को इंडल्ज किए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस टॉपिक से यानी अगस्त माह वाली जो है ये वीडियो पार्ट 1 पहले ही अपलोड कर दिया हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां आप क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखें, फिर ये ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों, करंट अफेयर पढ़ने का आप एक नया तरीका देखेंगे। जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे, साथ ही साथ उस करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी स्टैटिक्स फॉर्म में फैक्ट बन सकते हैं, सभी फैक्ट की चर्चा हम साथ में ही करते चलेंगे। तथा इस वीडियो के लास्ट में आपको जो है क्विक रिवीजन का नोट मिलेगा, जहां पे आपके सारी क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाल में ही नेपाल में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया? दोस्तों, नेपाल में जो भारत के राजदूत हैं, पहले कौन थे? विनय मोहन क्वात्रा जी थे। क्वात्रा, तो जब क्वात्रा जी को विदेश सचिव बनाया गया था, हाँ, ये विदेश सचिव बनाया गया था जब हर्षवर्धन श्रृंगला इनका स्थान लिया था क्वात्रा जी, और ये विदेश सचिव किसे बनाया गया था? क्वात्रा जी को। तो पोस्ट वैकेंट हो गई थी, अब जो है वहां पे पोस्ट को फिल कर दिया गया है नेपाल के अंदर। तो ये बने हैं नवीन श्रीवास्तव। तो भारत का राजदूत अब नेपाल में कौन है? नवीन श्रीवास्तव है। किसका स्थान लिया है? विनय मोहन क्वात्रा का। विनय मोहन क्वात्रा वर्तमान में क्या है? भारत के विदेश सचिव है। तो विनय मोहन क्वात्रा किसका स्थान लिया है? हर्षवर्धन श्रृंगला का। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हर्षवर्धन श्रृंगला है, ये विनय मोहन क्वात्रा है, और ये नवीन कुमार है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक प्रश्न है अगला, which Indian has been elected as the new director of the Asia Pacific Division of the International Monetary Fund? IMF के अंदर जो है एशिया प्रांत विभाग के नए डायरेक्टर, नए निदेशक के रूप में किसे जो है चुना गया है, निर्वाचित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो है ये है कृष्णा श्रीनिवासन। कृष्णा श्रीनिवासन जो है पहले डिप्टी डायरेक्टर थे IMF के अंदर एशिया प्रशांत के। अब जो है एशिया प्रशांत विभाग के ये डायरेक्टर बन गए हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, कृष्णा श्रीनिवासन, ये भारतीय मूल के हैं। अब बात करते हैं IMF के जो प्रथम डिप्टी मैनेजर बने थे, ये कौन बने थे? तो ये भी भारतीय हैं, ये गीता गोपीनाथ। आप देख रहे हैं इमेज नंबर 2 में, ये गीता गोपीनाथ है, ये IMF के प्रथम डिप्टी मैनेजर जो है ना अपॉइंट किए गए थे। अब बात करते हैं IMF के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जो स्टैटिक्स फॉर्म में बन सकते हैं। तो IMF की सबसे पहले स्थापना कब होती है? तो IMF की स्थापना जो है दोस्तों, ये 1945 में होती है। कब होती है? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है वाशिंगटन DC। कहाँ? वाशिंगटन DC मुख्यालय है, वाशिंगटन DC में है। और वर्तमान में इनके चीफ कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो है इसके चीफ है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा। इससे पहले कौन थे? क्रिस्टीना लगार्ड। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, दोनों नाम सेम ही था, सिर्फ अभी जॉर्जीवा आए हैं, पहले लगार्ड था, क्रिस्टीना लगार्ड पहले थे। अभी जब IMF की बात होगी, इसमें सदस्य देश कितने हैं? 190 इसके सदस्य देश हैं। साथ ही साथ IMF के संबंधित एक और शाखा है विश्व बैंक। विश्व बैंक का ही एक अंग है IMF। तो विश्व बैंक की मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। कहाँ? वाशिंगटन DC में। इसका विश्व बैंक का भी हेड कौन है? तो डेविड मालपास है। तो आपको इतनी प्रश्न याद रखना है इस IMF से रिलेटेड, स्टैटिक्स फॉर्म में भी और करंट फॉर्म में भी, कि एशियाई जो विभाग के हैं, एशियाई पैसिफिक डिवीजन के जो चीफ कौन है? तो कृष्णा श्रीनिवासन। एक प्रश्न है अगला, तुर्की को अब आधिकारिक तौर पे किस रूप से जाना जाएगा? तुर्की विल नाउ बी ऑफिशियली नोन एज। अब तुर्की का जो है नाम को जो है बदल दिया गया है, तो इसको जो है ऑफिशियली तुर्की के रूप में जाना जाएगा। साथ ही साथ तुर्की की राजधानी क्या है? तो अंकारा है। जैसा कि आप ये येलो पोर्शन जो देख रहे हैं, ये तुर्की की जो है नक्शा है मैप के ऊपर। तो ये जो येलो वाला है, ये अंकारा को मैंने गोला किया है, ये तुर्की की राजधानी है। साथ ही साथ तुर्की को क्या कहा जाता है? तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का जो है मरीज कहा जाता है तुर्की को, और एशिया का मरीज चाइना को कहा जाता है। तो आप दोनों क्वेश्चन को एक साथ याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का संयुक्त प्रशिक्षण इंडियाज ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज दस्तलिक वाज रिसेंटली कंक्लूडेड विथ व्हिच कंट्री? जो इंडिया का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है दस्तलिक, ये किस देश के साथ अभी अभी संपन्न हुआ है हाल में, रिसेंटली? तो दोस्तों, ये जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ जो है संपन्न कराया गया है। दोनों देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या दिया गया है? दस्तलिक। तो आपको जो है ये भी याद रखना है। आप देख सकते हैं, ये राजनाथ सिंह है हमारे जो है रक्षा मंत्री, और ये दोनों देश के सेनाओं के बीच में खड़े हैं।
अगला एक प्रश्न है, द मैजिशियन ऑफ मजदा पुस्तक के लेखक कौन है? जो चर्चित पुस्तकें हैं इनके देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मैजिशियन ऑफ मजदा? द मैजिशियन ऑफ मजदा पुस्तक के जो राइटर हैं ये है अश्विनी सांघी। तो आपको ये ध्यान रखना है। अन्य कुछ पुस्तकें जो चर्चा में है तो आप देख लेते हैं, कुछ अन्य पुस्तक जो चर्चे में है, अदर इंपोर्टेंट बुक्स की चर्चा यहाँ पे हम करना चाहेंगे। तो एक है द टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत की समाधि। ये किसकी पुस्तक है? तो ये है गीतांजलि श्री की पुस्तक। किसकी है? गीतांजलि श्री की पुस्तक है। अब बात करें इस पुस्तक क्यों है चर्च में भाई, तो इसे जो है वर्ष 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमने पहले भी पार्ट 1 में चर्च किया था कि ये पुस्तक पहले हिंदी में लिखी थी, बाद में इस पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। किसके द्वारा? डेजी रॉकवेल के द्वारा। किसके द्वारा? डेजी रॉकवेल के द्वारा जो अनुवाद किया गया है। इन्हीं कारण से गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल दोनों को जो है 25-25 हजार जो है पाउंड की इनामी राशि दिए जाएंगे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के तहत। अब बात करें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 2005 ईस्वी में होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये पहला मौका है जब किसी हिंदी पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है। अदर पुस्तक है लिविंग माउंटेन। लिविंग माउंटेन के राइटर कौन है? तो इनके राइटर हैं अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष जो है लिविंग माउंटेन के राइटर हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये सब चर्चित पुस्तक है, आने वाले किसी भी एग्जाम में छप सकती है। सभी एग्जाम के लिए जो है इंपोर्टेंट रहेगी। ये पुस्तक है ड्रीम टाउन। ड्रीम टाउन के लेखक है वाल्डाकी। कौन है? वाल्डाकी इनके जो है राइटर है ड्रीम टाउन के। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अभी भी लिविंग माउंटेन का देखा अमिताभ घोष, टॉम्ब ऑफ रेत की समाधि का देखा गीतांजलि श्री। एक पुस्तक है रिस्ट एस्टोर्ड। रिस्ट एस्टोर्ड के लेखक हैं गुंडप्पा विश्वनाथ। कौन है? गुंडप्पा विश्वनाथ जो है रिस्ट एस्टोर्ड के लेखक हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और एक लास्ट है हमारे इस सीरीज की पुस्तक जिसको हम शामिल किए हैं, मोदी @20। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। मोदी @20 के लेखक जो है ये सुधा मूर्ति है। कौन है? सुधा मूर्ति है। साथ ही साथ नंदन नीलेकेनी भी है, प्लस नंदन नीलेकेनी भी है। इन पुस्तक को सम्मिलित रूप से लिखा गया है मोदी जी के ऊपर। कौन सा? मोदी @20। तो आपको इतना पुस्तक का याद जो है ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट में हाल में ही 2 न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, वह कौन है? रिसेंटली 2 जज को जो है अपॉइंट किए गए हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उनका नाम क्या है? इस प्रकार की प्रश्न है। तो दोस्तों ये दोनों जजेस के नाम जो है ये है, एक है सुधांशु धुलिया और दूसरा है जमशेद पर्दीवाला। ये दोनों जजेस को जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है अपॉइंट किए गए हैं। बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जजेस की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब कुछ अन्य जजेस जो इंडिया के स्टेट में जो है बदला गया, चीफ जस्टिस जो है बदला गए हैं, तो उनके जो है बारे में बात देख लेते हैं। उत्तराखंड के चीफ जस्टिस बदल गए हैं। अब हो गए हैं विपिन सांघी। विपिन सांघी पहले जो है दिल्ली हाई कोर्ट में जो है कार्यरत थे, अब जो है ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो है चीफ जस्टिस होंगे। साथ ही साथ अमजद सईद, अब ये हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस होंगे। पहले अमजद सईद जो है ये महाराष्ट्र में जो है एक जज के पोस्ट पे थे, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में, मतलब मुंबई हाई न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। अगला है संभाजी शिवाजी, ये राजस्थान के अब चीफ जस्टिस होंगे। पहले संभाजी शिवाजी जो है ये भी मुंबई यानी महाराष्ट्र वाली जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस, मतलब सिर्फ जस्टिस थे, अब ये राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। रश्मि छाया ये गुवाहाटी जो न्यायालय है उनके चीफ जस्टिस होगी, और ये पहले कहाँ थी? तो ये थी पहले गुजरात में जो है एक जस्टिस के तौर पे काम कर रही थी, अब ये जो है गुवाहाटी की चीफ जस्टिस है। तो आपको ये सब चीफ जस्टिस जो बदले गए ये ध्यान में रखना है। बात करें सुप्रीम कोर्ट की चर्च जो है संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 124 में है। 124 आर्टिकल में जो है सुप्रीम कोर्ट की चर्च है, वहीं आर्टिकल 214 में जो है ये हाई कोर्ट की चर्च है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। हाई कोर्ट कितने हैं इंडिया में? भी 25 है। तो ये भी बात ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-2023 हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो है ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
वर्ष 2022-2023 के लिए। तो आपको ये भी देखना है कि ये उद्योग परिसंघ के जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये संजीव बजाज को जो है चुना गया है 2022-2023 के लिए। बात करें संजीव बजाज पहले क्या थे, तो संजीव बजाज जो है पहले, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजाज फिनकॉर्प का जो है, ये जो है बजाज, इन नाम रखने में याद है क्योंकि ये बजाज से जुड़े हुए हैं, तो नाम भी बजाज है इनका। तो इनका बजाज फिनकॉर्प के जो है चेयरमैन है, बजाज फिनकॉर्प के चेयरमैन है संजीव बजाज। तो इनको जो है अपॉइंट किए गए हैं वर्ष 2022-2023 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के त्यागपत्र के बाद जो है वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर किसके रूप में किसे नियुक्त किया गया? आफ्टर द रिजिग्नेशन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अनिल बैजल who was appointed as the new lieutenant governor of Delhi। तो ये है दोस्तों VK सक्सेना। VK सक्सेना जो है अनिल बैजल के स्थान लेंगे। आपको ज्ञात ही होगा, पहले बार में मैंने बताया कि अनिल बैजल जो है त्यागपत्र दे दिया था दिल्ली के अंदर। अब जो है इनकी जगह को फिल कर लिया गया है कि विथ किसके, तो VK सक्सेना के जो है अपॉइंट करके। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना, दिल्ली में अभी सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं, जो आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। बात करें ये जो वहाँ का जो है कमिश्नर भी बदल गया है दिल्ली का। ये कौन बन गया है? तो राकेश अस्थाना जी बन गए हैं। दिल्ली के जो है नया कमिश्नर राकेश अस्थाना जी है। ये पहले सीबीआई में हुआ करता था। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है, ये भी जो है करंट सेक्शन में आपको काम आएगा। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का क्रम संख्या क्या है? What is the serial number of the present chief election commissioner of the India राजीव कुमार? तो राजीव कुमार जो है किनके जगह लिए हैं? तो ये सुशील चंद्रा जी के जगह लिए हैं। तो इनके जो है ये 25 है, मतलब ये 25वां जो है इनका क्रम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो ये किसके स्थान लिए हैं? तो ये सुशील चंद्रा का स्थान लिए हैं। वर्तमान में राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये सुशील चंद्रा का जगह लिए हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इस प्रकार के क्वेश्चन स्टैटिक्स फॉर्म में आते हैं, तो ये सुकुमार सेन थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बात करें अनुच्छेद 324 में जो है चुनाव आयोग की बात की गई है, और किसी भी राज्य में चुनाव करवाना जो है चुनाव आयोग का काम है। साथ ही साथ मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष से उम्र के पहले तक की होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन अपॉइंट करता है? तो भारत की राष्ट्रपति जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त को अपॉइंट करता है, जो अभी वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। इससे पहले कौन थे? सुशील चंद्रा। चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं एडिशनल चुनाव आयुक्त। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जो है चुनाव आयुक्त से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-2022 की जीडीपी की वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? दोस्तों भारत में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट दर्ज की गई है 2021-2022 के लिए, ये 8.7 रखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक सेक्टर से, तो आपको ये ध्यान रखना है 8.7 जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जीडीपी का भारत में दर्ज किया गया है। यह अनुमान किसके द्वारा लगाया गया? तो ये नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा लगाया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा लगाया गया है। अब नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस की जो है स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है 1951 में होती है। आपको ये भी बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल में ही किस एशियाई देश में उत्पन्न आर्थिक मंदी के कारण वहां का राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिया है? दोस्तों ये तो काफी फेमस हो गया है, यहाँ पे राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिया है। प्रधानमंत्री भी जगह छोड़ के भाग गए हैं। वहां पे तो काफी जो है क्राइसिस की एकदम होड़ लगी है। आप समझ रहे हैं कि ये श्रीलंका की बात हो रही है, जहाँ पे लोग जो है खाने को जो है तरस रहे हैं। यहाँ पे काफी इतनी भयावह आर्थिक मंदी फैली है कि वहाँ पे जो है कोई भी चीज पैसा होते हुए भी नहीं मिल रहे हैं, कोई भी चीज की सप्लाई बंद है, आयात निर्यात सब ठप हो गया है। तो ये श्रीलंका की बात हो रही है। वहां के राष्ट्रपति कौन थे? तो गोटाबाया राजपक्षे थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि जून 2022 में वेयर वाज द G7 मीटिंग हेल्ड इन जून 2022? दोस्तों G7 की जो मीटिंग अभी हेल्ड हुआ है हाल में, तो जून 2022 में हुआ। ये कहाँ हुआ है? तो ये जर्मनी के अंदर हुआ है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ G7 जो है क्या किस प्रकार की कंट्री का जो है एक संगठन है? तो ये जो है डेवलप्ड कंट्री की संगठन है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है तथा अमेरिका है। पहले इनका नाम जो है G8 हुआ करता था, लेकिन जो है रसिया जो है अपने आप को अलग कर लिया बाद में, तो फिर से ये G7 बन गया है। ये डेवलप्ड कंट्री का एक ग्रुप है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन तथा अमेरिका इंडल्ज है। और लेटेस्ट वाली जो इनके सबमिट हुए हैं कहाँ पे हुए हैं? तो जर्मनी में हुए हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है 2022 में वेयर वाज द वुमेन्स बॉक्सिंग कंपटीशन हेल्ड इन। दोस्तों 2022 में जो महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया, तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था इस्तांबुल, तुर्की के अंदर। अभी अभी आपने देखा कि तुर्की को अब क्या कहा जाएगा? तो तुर्कीये कहा जाएगा, और ये इस्तांबुल शहर का है, तुर्की के अंदर। यहीं पे जो है वुमेन बॉक्सिंग कंपटीशन का जो है आयोजन करवाया गया था, जिसमें भारत के निकहत जरीन, आपको याद होगा, निकहत जरीन जो है भारत के लिए गोल्ड जीती। वहीं पे जो है मनीषा मनीषा तथा परवीन, मनीषा प्लस परवीन जो है भारत के लिए ब्रॉन्ज जीती। तो आपको ये तीनों नाम याद जरूर रखना होगा। एक तो निखात जरीन यहाँ पे गोल्ड जीती थी, और मनीषा तथा परवीन जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज जीती थी। ये आयोजन कहाँ किया गया था? इस्तांबुल, तुर्की में। क्या? महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता का 2022 में। मैरी कॉम जो है ये कारनामा 6 टाइम कर चुकी है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? वेयर इज द कॉमनवेल्थ गेम्स? कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2022 वाली, वो कहाँ पे प्रपोज्ड है? इस प्रकार के प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर जो है ये प्रस्तावित है। और ये कितने नंबर की खेल होने वाली है? तो 72वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है यहाँ पे कराया जाएगा। कहाँ पे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ राष्ट्रमंडल खेल की जो है प्रथम बार शुरुआत कब होती है? तो राष्ट्रमंडल खेल की प्रथम बार शुरुआत जो है 1930 ईस्वी में हेमिल्टन कनाडा से हुआ था राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत। आपको ये भी ध्यान रखना है। इसका पहला प्राचीन नाम क्या था? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम, इसी गेम को कहा जाता है। राष्ट्रमंडल खेल को पहले कहा जाता था, बाद में इसे कॉमनवेल्थ नाम दिया गया। इसकी शुरुआत होती है 1930 ईस्वी में। कहाँ से? हेमिल्टन के कनाडा शहर से। और जो लेटेस्ट प्रस्तावित है 2022 वाली, ये कहाँ प्रस्तावित है? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और ये कितने नंबर की गेम है? तो 72 नंबर की गेम है। बात करें इस गेम में कौन भाग लेता है, तो जो देश कभी पहले ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, वही देश इसमें भाग लेता है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो हमने पहले टाइप भी कर रखा है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो है मिल्टन कनाडा 1930 में होती है। इंग्लैंड में पहले 2 बार यह खेल हो चुका है, 2002 में और 1934 में। और ये सब आपको याद रखना है। बात करें भारत में भी राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन एक बार हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। किन 2 राष्ट्रों ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है? Which 2 nations have applied for NATO membership? तो नाटो के मेंबरशिप के लिए जो 2 कंट्री अभी अभी आवेदन किए हैं, तो ये कौन कौन है? तो ये है फिनलैंड और एक है स्वीडन। तो ये दोनों कंट्री जो है नाटो में अपनी सदस्यता लेने के लिए आवेदन दिए हैं। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये किस प्रकार का संगठन है? यह एक राजनीतिक सैन्य संगठन है। दोस्तों अभी आपको याद होगा कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूक्रेन जो है ये नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस इसके खिलाफ है। रूस चाहता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो इसको सैन्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जो रूस नहीं चाहता है। उनके बहुत सारे चीज जो है ठप पड़ जाएंगे। तो इसी बात को लेकर विवाद उठा और एक युद्ध का रूप ले लिया। चलते हैं आगे। अगला है फ्रांस के किस महिला राजनीतिज्ञ व्हिच वोमेन पॉलिटिशियन ऑफ फ्रांस वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑन 16 मई 2022? 16 मई 2022 को फ्रांस के किस महिला राजनीतिज्ञ को नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो ये है एलिजाबेथ बोर्ने। एलिजाबेथ बोर्ने को जो है मई 2022 में जो है फ्रांस का नया प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा नियुक्त किया गया है। अब बात करें फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो ये पेरिस में है। पेरिस में जो है फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो इन्हीं के द्वारा जो है इन्हें नियुक्त किया गया है नया प्रधानमंत्री के रूप में, एलिजाबेथ बोर्ने को। दोस्तों बता दें फ्रांस की जो इससे पहले राष्ट्रपति था इमैनुअल मैक्रोन से, ये थे फ्रांसीसी होलांद। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न अगला है। सितंबर 2022 में प्रस्तावित किस खेल को स्थगित कर दिया गया? व्हिच स्पोर्ट प्रपोज्ड इन सितंबर 2022 हैज बीन पोस्टपोन्ड? तो एक ऐसा खेल जो सितंबर 2022 में पहले प्रस्तावित था, बाद में इस खेल को जो है असीमित समय के लिए जो है स्थगित कर दिया गया है। अभी तक ये नहीं बताएगा कि अब ये खेल जो है कब कराया जाएगा। तो दोस्तों ये है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स जो पहले सितंबर 2022 में होना था, लेकिन अब इसे जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब ये गेम जो है होल्ड हो गया है। अब ये गेम शायद इस साल नहीं हो पाएगा और इससे रिलेटेड कोई भी डेट अभी घोषणा नहीं किया गया है। फिलहाल जो है इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। प्रथम एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? तो ये न्यू दिल्ली के अंदर होती है। कब? 1951 में होती है।
होती है। और ये जो होना था, जो ये 2022 का जो प्रपोज था एशियन गेम्स, ये कहाँ प्रपोज था, तो ये चीन में होना था। कब से कब, 10 से लेकर 25 सितंबर के बीच में जो है ये प्रपोज था, लेकिन किसी कारणवश जो है इसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता। दोस्तों इटालियन ओपन 2020 का खिताब जो है ये नोवाक जोकोविच जीते हैं। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं, तो ये सर्बिया के रहने वाले एक टेनिस खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। पहले वाले वीडियो में भी हम इनसे रिलेटेड फैक्ट को आपको दिए थे और यहाँ भी हम देने वाले हैं कि हु वन द फ्रेंच ओपन 2022 टाइटल इन मेंस सिंगल एंड वोमेन सिंगल। तो 2022 वाली जो फ्रेंच ओपन हुए हैं उसमें पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने प्राप्त किया है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम हो या सेंट्रल की एग्जाम हो या फिर बैंकिंग की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह ये क्वेश्चन छपने वाली है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। और मैंने पहले वीडियो में भी इसको शामिल किया था, दूसरे में भी शामिल किया, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो फ्रांसीसी ओपन हुआ है उसमें जो मेल सिंगल और फीमेल सिंगल की जो विनर है, तो मेल सिंगल है राफेल नडाल, ये स्पेन के हैं, और महिला एकल में जो है ईगा स्वियाटेक, ये पोलैंड के हैं। तो दोस्तों इन दोनों को आपको तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि राफेल नडाल जो है लगातार ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीते थे पिछले साल वाली, और यहाँ पे जो है फ्रेंच ओपन भी जीत लिया है इसी साल वाली, माफ कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीती और फ्रेंच ओपन भी जीते, तो दोनों राफेल नडाल का नाम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। महिला एकल में जो है ईगा स्वियाटेक, जो ये पोलैंड के रहने वाले हैं, ये जीते हैं। और पुरुष में जो है आप देख सकते हैं, पुरुष में कौन है, तो मोस्ले ऑर्बेलो सेल्वेडोर व जीन जूलियन रोजर निदल। तो पुरुष वाले जो कंबाइंड वाले होते हैं, युगल वाले, वो बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि काफी हार्ड टाइप्स हो जाता है और इतना बड़ा ऑप्शन छापने में जो है विज्ञानियों को भी तकलीफ होती है। तो इसीलिए जो है पुरुष सिंगल, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंच ओपन से। बात करें जो ये होती है फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और यूएसए ओपन, तो ये इसका क्रम क्या है, तो जो साल की शुरुआत में होती है सबसे पहले जनवरी से मार्च के बीच में ये होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होती है फ्रेंच ओपन, उसके बाद में होती है विंबलडन होती है, और लास्ट में होती है अपना यूएसए ओपन। तो आपको इतनी बात, इनकी क्रम जरूर ध्यान रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है कि भाई ये जो चारों टेनिस के जो ये प्रतियोगिता होते हैं बड़े वाले, तो इनको किस प्रकार के कोर्ट में खेले जाते हैं। तो विंबलडन जो है दोस्तों, विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, घास के मैदान में खेला जाता है। वहीं पे फ्रेंच ओपन जो है, जो अभी अभी राफेल नडाल जो जीते हैं 2022 वाला, तो ये जो है मिट्टी के कोर्ट में, क्ले के कोर्ट में खेले जाते हैं। और बाद जो दो बच गए, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, कंक्रीट वाले कोर्ट में खेले जाते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना है। अगला जो एक प्रश्न है, भारत के किस पहले लोक कलाकार गायक को जो है कांस फिल्म महोत्सव 2022 में अपनी प्रस्तुति दी। Which of India's first folk artist singer people performed at the Cannes Film Festival in May 2022। दोस्तों इससे पहले हमने एक क्वेश्चन बताया था कि कांस की जो फिल्म फेस्टिवल होती है उसमें जूरी के जो मेंबर है उसमें भारत की तरफ से कौन शामिल हुई थी, तो दीपिका पादुकोण शामिल हुई थी। कौन, दीपिका पादुकोण जो है जूरी मेंबर में शामिल थी। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दे के आए हैं कांस फिल्म में भारत की तरफ से। तो ये कौन है, तो ये मेमे खान है, और ये फर्स्ट अवसर है जब कोई भारतीय जो है कांस फिल्म महोत्सव में अपनी प्रस्तुति जो दे रहा है, तो ये जो है मेमे खान है। अब बात करें मेमे खान कहाँ के रहने वाले हैं, तो मेमे खान जो है ये राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। ये एक लोक गायक है जो कांस फिल्म महोत्सव है, तो वहां पे जाके अपनी प्रस्तुति दी है। दोस्तों बता दें, कांस फिल्म को पहले इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड कहा जाता था। बाद में इसका नाम जो है कांस फिल्म समारोह कर दिया गया। और कांस शहर कहाँ है, तो ये फ्रांस में स्थित है। आपको ये बात ध्यान रखना है। मेमे खान जो है भारत की तरफ से प्रथम परफॉर्मर बन गए हैं कांस फिल्म महोत्सव में। वहीं जूरी मेंबर में कौन शामिल थी 2022 वाले में, तो दीपिका पादुकोण शामिल थी। दोस्तों अगर मजा आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2022 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत प्रथम तथा अंतिम स्थान किसका है। दोस्तों व्हिच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट एंड लास्ट इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऑफ द ईयर 2022। दोस्तों जो प्रेस की जो इंडेक्स है इसमें प्रथम स्थान पे है नॉर्वे, वहीं अंतिम स्थान पे है उत्तर कोरिया। प्रथम स्थान पे कौन है, नॉर्वे की राजधानी की अगर बात किया जाएगा स्टैटिक्स फॉर्म में, तो आपकी आंसर हो जाएगा ओस्लो। और उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है, प्योंगयांग। कहाँ,
पियोंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। यहाँ पे तानाशाह जो है आपको पता ही होगा। और नॉर्वे की राजधानी कहाँ होगी? ओस्लो। तो ये दोनों कंट्री जो है प्रथम स्थान पे है उत्तर कोरिया, माफ कीजिएगा नॉर्वे, और अंतिम स्थान पे है उत्तर कोरिया प्रेस की इंडेक्स में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। स्वतंत्रता मान लीजिए एक तरीके से कि उत्तर कोरिया की जनता जो है हर तरीके से जो है बंधन में बंधे हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अगला एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल में ही नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों नीति आयोग के जो सीईओ है, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, तो ये जो है परमेश्वरन अय्यर है। परमेश्वरन अय्यर जो है नीति आयोग के सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ये किसका स्थान लेंगे? तो ये अमिताभ कांत का स्थान लेंगे, जैसा कि आप जानते हैं। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं। नीति आयोग जो है प्रचलन में कब आती है? 1 जनवरी 2015 को आती है। ये किसका स्थान लेता है भारत में? तो ये योजना आयोग का स्थान लेता है। किसका? योजना आयोग का स्थान लेता है। बात करें योजना आयोग का जो है फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 3 मार्च 1950 ईस्वी को जो है योजना आयोग बनी थी। बाद में ये 2015 में जो है योजना आयोग को डिलीट करके यहाँ पे जो है नीति आयोग को लाया गया 2015 से। तो नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो चेयरमैन होते हैं अभी तक जो है जितने भी साल 2015 से है, हालांकि इनका लगातार दूसरा कार्यकाल है। तो नीति आयोग जो है इन्हीं के काल में बनाया गया, नरेंद्र मोदी जी के काल में। और जब से नीति आयोग बना है एकमात्र अध्यक्ष रहा है नरेंद्र मोदी जी। बात करें इनके जो अभी उपाध्यक्ष हैं, ये कौन है? तो ये सुमन बेरी है। ये किसका स्थान लिया है? तो ये राजीव कुमार का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? राजीव कुमार का स्थान लिया है। दोस्तों एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग के जो सेकंड उपाध्यक्ष है वो कौन है? तो नीति आयोग के जो सेकंड उपाध्यक्ष है ये हो गया राजीव कुमार। और अभी थर्ड उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो सुमन बेरी। और फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगरिया। तो जब नीति आयोग बने थे तो पहला उपाध्यक्ष बने थे अरविंद पनगरिया, और अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। फिर सेकेंड बार उपाध्यक्ष कौन बने? राजीव कुमार। और थर्ड उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और अभी जो है सीईओ चेंज हो गए हैं, अमिताभ कांत से जो है अभी बन गए हैं परमेश्वरन। आपको ये भी बात ध्यान रखना है, परमेश्वरन अय्यर जो है सीईओ अपॉइंट हुए हैं नीति आयोग के अंदर। अगला प्रश्न है, व्हिच 30-year-old वुमेन माउंटेनियर फ्रॉम महाराष्ट्र इन इंडिया कंक्यूर्ड द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक कंचनजंगा? मतलब 30 वर्षीय जो है महाराष्ट्र की रहने वाली कौन सी पर्सन है जो दुनिया की सबसे सेकेंड ऊंचाई वाली जो है कंचनजंगा को फतेह किया है? तो ये है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते महाराष्ट्र के रहने वाली हैं, और ये कंचनजंगा ही नहीं एवरेस्ट को भी फतह कर चुकी हैं। और इनके जो कुछ उपलब्धियां हैं इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो हाल में लेटेस्ट में जो कंचनजंगा को फतह की है, इसी कारण से ये चर्च में बनी हुई है। प्रियंका मोहिते जो है वर्ष 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतह की थी। 16 में जो है माउंट लाइस्ते जो चाइना में है, तथा 2021 में जो है माउंट किलिमंजारो को फतह किया था। तो ये वर्ल्ड के अनेक हिस्सों में जो है जो भी माउंट है, बड़े बड़े ऊंचाई वाला जो चोटी है, तो इनको फतह करना इनका काम है। ये एक माउंटेनियर है प्रियंका मोहिते। बात करें इनको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो प्रियंका मोहिते को जो है वर्ष 2020 के लिए तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड, तेंजिंग नोर्गे वही है जो पहली बार एवरेस्ट चढ़ने में जो है सफलता हासिल किए थे, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, तेंजिंग नोर्गे, तो ये दोनों जो है एवरेस्ट पे चढ़ने में प्रथम बार सफलता हासिल, तो इनके नाम पे जो है अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2020 के अंदर इसको, प्रियंका मोहिते को, जो अभी लेटेस्ट में जो है कंचनजंगा को फतह किए। कहाँ के रहने वाली है? महाराष्ट्र की रहने वाली है। आपको ये भी बात ध्यान रखना है। अब बात करें एवरेस्ट को फतह पहली बार कौन किए थे? तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी। प्रथम भारतीय महिला जो एवरेस्ट पे चढ़ी ये है बछेंद्री पाल। इनको जो है पद्मश्री भी दिया गया और बाद में पद्म भूषण भी दिया गया था। 2 बार एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला कौन है? तो ये संतोष यादव है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। दोस्तों जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन पड़ते हैं आपको साथ में क्लियर करते चलेंगे, हमने पहले ही आपसे वादा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या रखा गया? तो थीम जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो थीम है ये रखा गया है वास्ट टू वेल्थ, अवशिष्ट से धन, वास्ट टू वेल्थ जो है 2023 के लिए थीम रखा गया है। किस चीज का? स्वच्छ सर्वेक्षण का। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी इनका जो है लागू करने का समय नहीं है, 1 साल बैक से पहले से ही क्वेश्चन तैयार है। अगला थीम से क्वेश्चन आया है तो कुछ और भी थीम से देख लेते हैं कि क्या क्या रखा गया था। तो अभी अभी जो हाल में ही हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किए, कब? 21 जून को। तो इसका जो है थीम क्या रखा गया था? तो 21 जून को पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं। तो इस बार की जो योगा डे था 2021 का, माफ कीजिएगा 2022 का, तो इसका जो थीम रखा गया था ये रखा गया था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा। इस प्रकार का इनका थीम रखा गया था। अब जो है दूसरी क्वेश्चन ये थोड़ा सा देख लेते हैं।
21 जून को क्या मनाए जाते हैं? 21 जून को जो है विश्व योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। पूरे वर्ल्ड में 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। और साथ ही साथ विश्व संगीत दिवस भी मनाते हैं 21 जून को, तो आप ये भी जो है नोट कर लीजिएगा। पहली बार विश्व योगा दिवस कब मनाया गया? तो 2015 में 2014 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसके तहत जो है 2015 में प्रथम बार 21 जून 2015 को योगा दिवस के रूप में मनाए गए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 5 जून 2022 को विश्व भर में मनाए गए पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? दोस्तों जैसा कि 5 जून को पूरे विश्व भर में पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो इनका इस वर्ष का जो है 2022 वाली पर्यावरण दिवस का थीम क्या रखा है? अभी हमने देखा कि योगा दिवस का जो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखा गया था। तो पर्यावरण दिवस का जो है ओनली वन अर्थ रखा गया था, पृथ्वी एक ही है। इस प्रकार का जो है थीम रखा गया था पर्यावरण दिवस 2022 का। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत को पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया? इंडिया हैज बीन सिलेक्टेड एज द कंट्री ऑफ ऑनर फॉर द फर्स्ट टाइम इन व्हिच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो इनका भी आंसर जो है कांस फिल्म फेस्टिवल है। इसमें जो है भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया था। इसके ज्यूरी मेंबर में दीपिका पादुकोण शामिल थी। और भारत की तरफ से जो परफॉर्म करने वाले परफॉर्मर थे ये कौन थे? मेमे खान थे, मेमे खान। तो आपको ये भी ध्यान रखना है मेमे खान कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कान शहर कहाँ है? फ्रांस में स्थित है। और ये जो फिल्म महोत्सव थे कांस फिल्म महोत्सव, ये कौन से नंबर के थे? तो ये जो है 75वें फिल्म महोत्सव थे। बात करें इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है किसे दिया गया? तो ट्रायंगल ऑफ सैंडनेस को दिया गया था। किसको? ट्रायंगल ऑफ सैंडनेस को जो है दिया गया था बेस्ट फिल्म का अवार्ड कांस फिल्म के अंतर्गत। वहीं सबसे जो अच्छे मतलब बेस्ट एक्टर को जो अवार्ड है ये दिया गया सांग कांग हो। किसको? सांग कांग हो को दिया गया था। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये दिया गया था अमीरी इब्राहिम को। किसको? अमीरी इब्राहिमी को। तो आपको ये भी बात जो है ध्यान रखना है। कांस फिल्म के अंदर से कैवा नंबर के थे? तो 75वां। भारत की तरफ से परफॉर्मर कौन थे? तो मेमे खान। भारत की तरफ से ज्यूरी मेंबर के सदस्य कौन थे? दीपिका पादुकोण। भारत को क्या दिया गया था? तो ऑनर ऑफ कंट्री का जो है दिया गया था। उसके बाद ये कितने नंबर के थे? तो 75वें नंबर के। बेस्ट फिल्म कौन सा था? तो बेस्ट फिल्म कौन सा था? तो ट्रायंगल ऑफ सैंडनेस। बेस्ट अभिनेता कौन थे? सांग कांग हो। बेस्ट अभिनेत्री कौन थी? अमीरी इब्राहिम। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है कांस फिल्म से। एक प्रश्न अगला है, साइक्लोनिक स्टॉर्म क्रिएटेड पैनिक इन द बे ऑफ बंगाल इन मई 2022। तो बंगाल की खाड़ी में जो है मई 2022 में जो है कौन सी तूफान आई थी? तो ये आया था दोस्तों असनी नामक तूफान जो है ये बंगाल की खाड़ी में आई थी मई 2022 में। बात करें 2021 में भी बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे तूफाने आए थे। तो ये थे यास थे, गुलाब थे, जवाद थे। तो ये भी तूफान थे, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि तूफान का नामकरण जो है कौन सा देश किया? जैसे गुलाब का पाकिस्तान किया था, जवाद का जो है सऊदी अरब किया था। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच हाउ मेनी ट्रेन्स आर रनिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड व्हिच वन वाज स्टार्टेड रिसेंटली। मतलब कितने ट्रेन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जा रही है और कौन सी ट्रेन जो है हाल में ही संचालित किया गया है? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच जो है कुल मिलाकर 3 ट्रेन चलाई जाती है। और जो सबसे लेटेस्ट वाली है जिसका जो है प्रचालन शुरू कर दिया गया है तो ये है मिताली एक्सप्रेस। अब बात करें 3 एक्सप्रेस कौन कौन से हैं? तो एक है मैत्री एक्सप्रेस जो सबसे पहले चलाया गया था, बाद में बंधन एक्सप्रेस, और अब जो है मिताली एक्सप्रेस चलाया गया था। दोस्तों बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस को पेंडेमिक जो कोविड-19 था इसके कारण उनको बंद कर दिया गया था, बाद में इन्हें फिर से संचालित कर दिया गया है इसी साल। तो ये इतना बात हो गया। इसके बाद जो है ये मिताली एक्सप्रेस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और भी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से संचालित तृतीय ट्रेन मिताली एक्सप्रेस का संचालन न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के मध्य होगा। कहाँ कहाँ से होगा? न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर ढाका के मध्य चलाई जाएगी ये गाड़ी। और ये भारत के और बांग्लादेश के बीच चलने वाली तृतीय ट्रेन होगी। और इससे पहले 2 ट्रेन ऑलरेडी चल रही है, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। एक अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल में ही रिसेंटली व्हिच इंडियन स्टेट हैज डिसाइडेड दैट इन प्लेस ऑफ द गवर्नर द चीफ मिनिस्टर विल बी मेड चांसलर इन ऑल द यूनिवर्सिटीज ऑफ इट्स स्टेट।
मतलब कौन सा राज्य अभी जो है हाल फिलहाल में जो है ऐसा डिसाइड किया है कि उनके जो राज्य में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो कुलपति होते हैं, चांसलर होते हैं। तो पहले जैसे कि इंडिया में कोई भी राज्य के जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके चांसलर कौन होते हैं? तो वहाँ के गवर्नर राज्यपाल होते हैं। तो ऐसा पहला राज्य है जिन्होंने डिसाइड किया है कि वहाँ का गवर्नर नहीं मुख्यमंत्री होगा, तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है? जयदीप धनखड़। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। अब इस राज्यपाल से रिलेटेड जो टॉपिक रहेगा स्टैटिक फॉर्म में, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। राज्यपाल सभी विश्वविद्यालय जो राज्य के अंदर होते हैं उनका कुलपति होता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जो किसी राज्य या की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल का होना आर्टिकल 153 में वर्णित है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। साथ ही साथ राज्यपाल की जो क्षमादान का अधिकार है ये आर्टिकल 161 में वर्णित है। वहीं प्रेसिडेंट की जो क्षमादान की अधिकार है ये आर्टिकल 72 में जो है रिटेन में लिखा गया है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। यहाँ से एक बार फिर से रिकॉल दोहरा लेते हैं कि राज्यपाल राज्य के लिए विश्वविद्यालय में जो होता है चांसलर होता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और ये क्या होता है? तो कार्यपालिका का प्रधान भी होता है राज्य के अंदर। राज्यपाल का होना आर्टिकल 153 में वर्णित है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। राज्यपाल का जो क्षमादान का अधिकार है ये आर्टिकल 161 में है। वहीं प्रेसिडेंट की क्षमादान की जो है आर्टिकल 72 में बात कही गई है। अगला प्रश्न जो है कि रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड व्हिच इंडिजीनियसली वेल्ट लॉ फायर मिसाइल ऑन 18 मई 2022। दोस्तों की हाल में ही मई 2022 में 18 मई 2022 को जो है भारत के जो नेवी है वो कौन से हल्के मारक क्षमता वाली मिसाइल को टेस्टिंग किया है? तो ये जो स्वदेश से निर्मित है। तो इस प्रकार के जो मिसाइल का नाम है ये जो दिया गया है मिसाइल का नाम, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमें लेके आ गया है। तो इस मिसाइल का नाम है दोस्तों NASMSR, नोबल एंटीशिप मिसाइल इसका नाम है। मारक क्षमता जो है 55 किलोमीटर है ओनली। तो इसको जो है टेस्टेड किया है मई 2022 के अंदर इंडियन नेवी ने, जो अपना स्वदेश निर्मित है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। यह इंडियन नेवी में किसका स्थान लेगा? तो इंडियन नेवी के अंदर ये सी ईगल जो मिसाइल था इसका स्थान लेगा, क्योंकि इस मिसाइल को जो है अब जो है रिटायर्ड कर दिया गया है। वर्तमान में जल सेना का अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार जो है जल सेना के नेवी के जो है चीफ है। प्रतिवर्ष नेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को जो है नेवी दिवस मनाए जाते हैं। और इससे पहले वाले पार्ट में हमने इससे टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कौन से 2 पोत का जो है जलावतरण किया गया था? तो उदयगिरी और सूरत पोत को जो है अभी रिसेंटली जो है नेवी में अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है, 2 पोत जो थे उदयगिरी और सूरत। अगला एक प्रश्न देखते हैं। हु वाज गिवन द फ्यूचर फोटोग्राफी अवार्ड अंडर द पुलिट्जर प्राइज फॉर द ईयर 2022। 2022 के लिए फीचर फोटोग्राफी का अवार्ड किसे दिया गया? पुलिट्जर पुरस्कार के तहत जो दिए जाते हैं। तो ये दिए गए दिनेश सिद्दीकी को, और ये मरणोपरांत दिए गए। इनके जो है देहांत हो चुका है दिनेश सिद्दीकी का, जब अफगानिस्तान और तालिबान का युद्ध चल रहा था उसी युद्ध में ये मारे गए थे। बात करें इसे ये क्यों दिया गया, तो ये दिया गया था कि जब भारत में जब कोविड चल रहा था, तो भारत में जो कोविड के चलते बहुत सारे लोग लवारिश टाइप से जो मर रहे थे, तो इनको जो है उजागर अपने फोटोग्राफी के द्वारा किए थे। तो इन्हीं कारण जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया है पुलिट्जर फाउंडेशन के द्वारा। बात करें पुलिट्जर पुरस्कार कौन से देश के सरकार देते हैं, तो यूएसए में दिया जाता है। और ये न्यूयॉर्क वर्ल्ड एक मैगजीन था, इनके प्रकाशक जोसेफ पुलिट्जर के नाम पे दिया जाता है 1917 ईस्वी से। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है अमेरिका का। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। अगला एक क्वेश्चन है कि 24वें ग्रीष्मकालीन वेयर वाज द 24th समर डेफलिम्पिक्स गेम्स हेल्ड। जो बधिर लोगों का गेम्स होता है 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स, जो बहरे लोग जो बधिर होते हैं, डीफ होते हैं, उनके गेम होता है। तो इनका आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों ये जो है ब्राजील के अंदर किया गया था इनका आयोजन, और आयोजन का स्थान है ब्राजील। पदक तालिका में बात करें भारत की, तो भारत जो है 9वें स्थान पे रहे थे, और भारत कुल जो है 16 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें से 8 गोल्ड जो है प्राप्त किए थे बधिर वाली कंपटीशन में। इसे जो क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम जो है डेफलिम्पिक्स। तो ये कहाँ किया गया था? ब्राजील में। कितने नंबर की थी? 24। भारत की रैंकिंग क्या रहा? 9वां। भारत ने कितने पदक जीते? 16। भारत ने कितने गोल्ड जीते? तो 8। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल में ही प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया। रिसेंटली हु हैज बीन रीइलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एस्टीमेट्स कमेटी। दोस्तों प्राक्कलन समिति के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के जो अपॉइंट किए गए हैं ये है गिरीश बापट। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। बात करें प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं जो ओनली लोकसभा से अपॉइंट किए जाते हैं। तो दोस्तों आ चलते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के बारे में जो हमने ओरली कहा यहीं पे यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो इसी के बारे में और कुछ ज़्यादा है नहीं। हाँ, साथ में एक फैक्ट जरूर है कि प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनके द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोक उपक्रम समिति हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमेटी है इनके चेयरमैन के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है, तो इसे किया गया है संतोष कुमार गंगवार को। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। बात करें लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से जो है चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल में ही फुटबॉल का संतोष ट्रॉफी कौन जीता। दोस्तों रिसेंटली हु वोन द संतोष ट्रॉफी ऑफ फुटबॉल। तो फुटबॉल की जो संतोष ट्रॉफी का जो खिताब है ये हाल में ही केरल के द्वारा जीता गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये किसे हराया है, तो ये पश्चिम बंगाल को हरा के जो है अपने ट्रॉफी पे नाम किया है। 2 मई 2022 की ये घटना है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण वगैरह जो है पिछले 3 महीने को कवर करता है। इससे क्या होती है, आने वाले जितने भी एग्जाम्स होती है इसमें चांसेस बढ़ जाती है क्वेश्चन पूछे जाने की, क्योंकि क्वेश्चन तो एक दिन पहले की तो नहीं पूछी जाती है, 2 या 3 महीने या अधिकतम 6 महीने की जो है मध्य की क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछे जाने की संभावना होती है एग्जाम के अंदर। एक प्रश्न है कि अनुरानी किस खेल से संबंधित है। अनुरानी इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट। तो दोस्तों अनुरानी जो है ये जो है भाला फेंक से महिला है, ये भाला फेंक से संबंधित है, जेवलिन थ्रो से। और बात करें ये मेरठ से बिलोंग करती है, उत्तर प्रदेश से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमारे जो भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर हैं ये कौन है, तो ये नीरज चोपड़ा है, जो ओलंपिक जो हुआ था टोक्यो में, वहां पे गोल्ड भारत के लिए लाए थे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मैड्रिड ओपन 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया। व्हिच प्लेयर ओन द टाइटल ऑफ मैड्रिड ओपन 2022। तो ये जीते हैं कार्लोस अल्कराज। कौन जीते हैं, कार्लोस अल्कराज। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये स्पेन के रहने वाले हैं। आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जो मैड्रिड ओपन 2022 होती है वो कौन जीतती है, कार्लोस अल्कराज। कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जो है स्पेन के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लोक लेखा समिति रिसेंटली हुआ द री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। अभी देखने पब्लिक अंडरटेकिंग समिति देखे हमने, उसके पहले हमने प्राक्कलन समिति देखा, अब हम देख रहे हैं लोक लेखा समिति, क्योंकि इन तीनों को जो है इसमें जो है रिफॉर्म्स किए गए हैं। इनका जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है 2 में, और 1 में जो है नया अपॉइंट किए गए हैं। तो लोक उपक्रम में नया जो है अपॉइंट किए गए थे संतोष गंगवार को। वहीं प्राक्कलन समिति में कार्यकाल बढ़ाया गया है बापट जी का। वहीं पे लोक लेखा समिति में जो अधीर रंजन चौधरी, ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और ये विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, मतलब यहाँ लोक लेखा समिति में। तो इनको जो है कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दिया गया और अब ये बने रहेंगे अगले साल तक। तो दोस्तों यही है जो इनका अध्यक्ष है, अधीर रंजन चौधरी। बात करें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष हमेशा विपक्ष पार्टी के जो नेता होते हैं वही होते हैं। और पहले जो हुआ करता था भारत के वित्त मंत्री ही इनका अध्यक्ष हुआ करता था 1967 से पहले, लेकिन बाद में एक ऐसा नियम बना कि जो विपक्ष के नेता होंगे वही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो है लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं एज इट इज, जैसे लोक उपकरण समिति में यानी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में होती है। जितने सदस्य सेम उसी प्रकार से होती है और क्वांटिटी भी उतनी ही होती है। बात करें लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था, तो इसकी गठन जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। आपको ये बात ध्यान रखना है, सबसे पुरानी समिति है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल में ही 15 बार के चैंपियन चीन को हराकर किस देश ने थॉमस कप पर अपना अधिकार जमाया। दोस्तों थॉमस कप रिसेंटली जो जीता गया है, ये जीता गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। चीन जो है 15 बार के यूनर रहे थॉमस कप का, उन्हें हरा दिया गया है किसके द्वारा, दक्षिण कोरिया के द्वारा। और इन कप पे जो अपना अधिकार जमा लिया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा, तो सियोल जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी है। और चाइना की राजधानी बीजिंग हो जाएगा, आपको तो आता ही है। चलिए आगे चलते हैं। और साथ ही साथ थॉमस कप किस चीज से रिलेटेड है, तो थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है और ये पुरुष बैडमिंटन है। थॉमस कप जो है ये मेल वाला बैडमिंटन है, पुरुष वाला बैडमिंटन से संबंधित कप है। थॉमस कप ओनली पुरुष ही भाग इसमें लेते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। वही महिला वाला उबेर कप है, वो भी बैडमिंटन से है, जो खाली महिला ही भाग लेती है। देख लेते हैं। Which country recently asserted its right on the Thomas Cup by defeating 14 टाइम्स चैंपियन इंडोनेशिया। तो ये भी भारत है
ये जो है भारत है, तो भारत जो है 14 बार का जो चैंपियन है इंडोनेशिया, इसे हरा के जो है थॉमस कप पे अधिकार जताया है। यहाँ पे क्वांटी प्रश्न में कुछ मिस्टेक है दोस्तों, ये थॉमस कप नहीं होगा, ये उबेर कप होगा। ये जो है उबेर कप होगा, यहाँ पे उबेर कर लीजिएगा। चाइना जो है उबेर कप पे जो है कब्जा जमाया है और दक्षिण कोरिया जीता है, और थॉमस कप जो है इस पे भारत का अधिकार हुआ है इंडोनेशिया को हरा के, तो इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। दोनों जो बैडमिंटन का ही कप है, इसीलिए मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे। एक प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस रूप में मनाते हैं? दोस्तों हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रति मई जो है ये 30 मई को मनाया जाता है। यह वही अवसर है जब हिंदी भाषा की प्रथम साप्ताहिक पत्र जो है उदंड मार्तंड की शुरुआत किया गया था 23 मई 1826 में। इसी कारण जो है 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बात करें दोस्तों, इसकी शुरुआत कौन किए थे? युगल किशोर शुक्ला के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो पहला समाचार पत्र था ये था द बंगाल गजट, लेकिन वो अंग्रेजी भाषा के थे और जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा चालू किया गया था, तो उससे कोई वास्ता नहीं। जो हिंदी पत्रकारिता दिवस है वो उदंड मार्तंड की जो शुभारंभ किया गया था उस डेट में किया जाता है 30 मई को, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया? दोस्तों प्रत्येक वर्ष जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ इंडिया में आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं उसे कल कारखाने पे नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार का अधिकार जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत गारंटीड है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है आर्टिकल 24 को स्टैटिक्स फॉर्म में। एक प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा घोषित व्हिच फर्स्ट ट्रेन और रिलीज पिलग्रिम्स वाज स्टार्टेड ऑन 21 जून 2022 अंडर द स्कीम भारत गौरव योजना। भारत गौरव योजना के तहत कौन सी पहली धार्मिक तीर्थ यात्री ट्रेन चलाई जाएगी 21 जून 2022 को, कि भगवान राम से संबंधित सभी स्थानों के दर्शन कराएंगे? तो इस ट्रेन का नाम है श्री रामायण यात्रा ट्रेन। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ये ट्रेन की जो है शुरुआत कहाँ से होगी? तो ये ट्रेन जो स्टार्टिंग होगा, डिपार्चर कहाँ से होगा इसका? तो दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से होगा, और ये जो है नेपाल होते हुए नेपाल भी जाएगा ये, जहाँ भगवान राम से संबंधित जो भी संबंधित नाम है, जो भी छाप है भगवान राम के द्वारा छोड़ेंगे वहाँ वहाँ पहुँचाएंगे, और ये करीब 8000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करेगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सी ट्रेन है श्री रामायण यात्रा ट्रेन, ये किस स्कीम के तहत था? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये है भारत गौरव स्कीम के तहत। अब तो ये क्वेश्चन की बात हो गई, अब हम एडिशनल फैक्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट। हाल में ही दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री घास ऑस्ट्रेलिया में चुना गया, जिसका नाम क्या रखा गया? दोस्तों अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में एक समुद्री घास इतनी बड़ी चुनी गई कि अब तक नहीं चुना गया था, मतलब नहीं खोजा गया था, तो इसका नाम जो है पेसोडोनिया ऑस्ट्रेलिया रखा गया है। क्या रखा गया है? पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सब हाल फिलहाल की घटना है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने पहले बताया था, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेंगे, साथ ही साथ आपको क्विक रिवीजन लास्ट में देखने को मिलेगा। विश्व की सबसे ऊंची वृक्ष कौन है? अब इसमें स्टैटिक फॉर्म में आ जाए तो सिकोया जो है ये नग्नबीजी होती है और विश्व की सबसे ऊंचे वृक्ष के तहत इनका नाम दर्ज है। विश्व की सबसे ऊंची वृक्ष जो आवृत बीजी होती है ये होते हैं यूकेलिप्टस। ये नग्नबीजी है जिसे अनावृत बीजी भी कहा जाता है, और ये आवृत बीजी होती है जो यूकेलिप्टस होते हैं, जो गांव घर में इंडिया में भी काफी मिल जाएंगे आपको यूकेलिप्टस, जिसे आप गांव घर में सपेता कहते हैं। सबसे बड़ी फूल की बात करें तो रेफ्लेसिया होती है, वहीं सबसे छोटी फूल जो होती है विश्व की ये बुल्फिया होती है। सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग होती है, सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड होती है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में आप इतना रख लीजिएगा स्टैटिक्स फॉर्म में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा घास खोजा गया था जिसका नाम पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया रखा गया था। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट वाले पेज में देखते हैं कि रामनाथ कोविंद जी भारत के कैमा राष्ट्रपति है? तो 14वां राष्ट्रपति है। अभी भारत के 15वें राष्ट्रपति की चुनाव संपन्न कराई जाएगी, और जो परसों के दिन कराई जाएगी, और 25 तारीख को इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। और बीजेपी की तरफ से कौन जो है राष्ट्रपति के लिए खड़ी है? तो जो मुर्मू है ये बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए खड़ी है इस बार में। अब 2022 में 24 जुलाई को 15वें राष्ट्रपति चुने जाएंगे, 24 या 25 जुलाई को रिजल्ट आएगी। जैसा अगर सब कुछ सही रहा तो 24 जुलाई को, नहीं तो 25 जुलाई को, ऐसा प्रस्तावित है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते हैं? स्टैटिक फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य के विधानसभा जो होते हैं उनके ओनली निर्वाचित सदस्य यानी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। साथ ही साथ राष्ट्रपति होगा भारत में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, यह अनुच्छेद 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितने हैं? 35 वर्ष। और भारत में कोई भी इंसान कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो अनगिनत बार, जितने बार चाहे, जब तक वो जीत सकते हैं तब तक बन सकते हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल कब रहा था? 2007 से
2012 ईस्वी तक रहा था प्रतिभा देवी पाटिल सिंह का जो है कार्यकाल, और ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई थी। इससे पहले ये राजस्थान के जो गवर्नर भी रह चुकी है प्रतिभा देवी पाटिल सिंह। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। भारत का संसद क्या होती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है, जिसमें लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को अपर सदन कहा जाता है। अब राष्ट्रपति के बारे में जो गरिमा की बात है, ये क्या है? देश का प्रथम नागरिक होता है तथा यह तीनों सेना का सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट है कि एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल जो है ये कहाँ है? तो एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल गोबी है, जो कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। कहाँ है? उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी है। यहाँ एशिया की जो है सबसे बड़ी जो रेगिस्तान है गोबी, ये स्थित है। साथ ही साथ विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान जो है ये सहारा है। ये कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। और दुनिया की सबसे छोटी रेगिस्तान की भी चर्चा कर ले तो ये डेजर्ट क्रॉस है, जो कहाँ पे है? कनाडा में है। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा सबसे छोटा के लिए। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में स्थित है। और वर्तमान में जो यूनेस्को के प्रमुख है ये आंद्रे ओजोलो है। ये करंट सेक्शन के लिए हो जाएगा कि आंद्रे ओजोलो जो है यूनेस्को के हेड है। वर्तमान समय मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। स्थापना कब होती है? 1945 में। वर्ष 1921 में शामिल भारतीय स्थल रामप्पा मंदिर तथा धौलावीरा को यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को में जो लेटेस्ट भारतीय साइट है ये कौन सा है? तो एक है रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में है, तथा धौलावीरा जो हड़प्पा कालीन स्थल है और ये गुजरात में स्थित है। तो इन दोनों को जो है 2021 में शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यूनेस्को के लिस्ट में 1983 में सबसे पहले कोई भी भारतीय साइट को शामिल किया गया। तो कौन कौन से भारतीय साइट थे? तो ये थे एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं तथा ताजमहल। इन तीनों को जो है 1983 के अंदर यूनेस्को के हेरिटेज मतलब धरोहर लिस्ट में जो है शामिल किया गया था। जो ये प्रथम मौका था कि कोई भी भारत की साइट जो है यूनेस्को के लिस्ट में जो है नॉमिनेट हुआ था। अब चलते हैं आगे। अब एक और है एक्स्ट्रा फैक्ट कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इंटरनेशनल डांस डे जो है प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। विश्व योगा दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ हमने कहा था कि वर्ल्ड म्यूजिक डे भी 21 जून को मनाया जाता है। और विश्व योगा दिवस का थीम क्या था? जो हमने अभी देखा, ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी था, मानवता के लिए योगा। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और साथ ही साथ इंडिया में 22 मार्च को जो है बिहार दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि मैं बिहार से हूं तो अच्छी तरीके से जो है हमें ये रीड है। अब हम देख लेते हैं क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन के तहत हम देखेंगे दोस्तों कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल पंबन पुल कहाँ निर्माणाधीन है? मतलब पंबन ब्रिज का जो है निर्माण कहाँ पर जो है प्रस्तावित है? तो ये तमिलनाडु में है। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल होगा। जैसे आपने हावड़ा का ब्रिज देखा तो वैसे ही ये इसी प्रकार का ये लिफ्ट वाला पुल होगा जो पानी के ऊपर होगा। और ये कहाँ होगा? तमिलनाडु में। और भारत का ये पहला वर्टिकल रेल पुल होगा। कोविड-19 के बाद किस वायरस बीमारी का प्रकोप अफ्रीका के साथ साथ विशेष रूप से यूरोप के में मई 2020 में अधिक बढ़ गया? तो दोस्तों ये मंकी पॉक्स है। इसमें शरीर पे जो है फफोले पड़ जाते हैं लाल लाल, और पूरे शरीर में एक गांठ जैसे हो जाती है, तेज बुखार आती है। इस प्रकार के लक्षण मंकी पॉक्स के हैं। जैसे कोरोना के लक्षण सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि थे, तो इनसे थोड़ा सा हटके हैं। इसमें शरीर पे फफोले भी आ जाता है। तो ये जो है अभी यूरोप में कहा गया था, ये अफ्रीका से निकला था। ऐसा माना जाता है कि ये मंकी सी के द्वारा जो है इनका जो है फैलाव हुआ था। अगला है कि राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में अनुसूचित किया गया? तो दोस्तों राजस्थान के जो वन्य जीव अभयारण्य रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य है, इसे राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में दर्जा दे दिया गया है। देश में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या हो गया 52। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि देश में कुल टाइगर रिजर्व कितने हो गए? 52। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ टाइगर रिजर्व से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में होती है 1973 में। आपको ये भी बात ध्यान रखना है। तथा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने त्यागपत्र दे दिया। वहां पे नया उपराज्यपाल किसे अपॉइंट किया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना को। मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज बने हैं। तो आपको ये भी बात ध्यान रखने हैं। पहले वाले प्रधानमंत्री जो थे ये अपनी त्यागपत्र दे चुके हैं। अगला प्रश्न है, चीन 2023 में अपना सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा टेलीस्कोप जो है अंतरिक्ष में स्थापित करेगा? तो चीन 2023 में सुनतियान नामक टेलीस्कोप जो है अंतरिक्ष में स्थापित करने की बात कर रही है। वैसे जो अभी टेलीस्कोप है अंतरिक्ष में वह है जेम्स वेब। कौन सा है? जेम्स वेब जो है ये सबसे बड़ी टेलीस्कोप है अभी अंतरिक्ष में। ये किसका स्थान लिया है? एडविन हब्बल का। और ये किसके द्वारा जो है इनको स्थापित किया गया है? तो नासा के द्वारा। तो अभी जो है जेम्स वेब सबसे बड़ा, और चीन ऐसा दावा कर रहा है कि 2023 में सुनतियान एक ऐसा टेलीस्कोप लाएगा जो विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली होगा। और जेम्स वेब से पहले कौन सा था? तो एडविन हब्बल।
अगला है 5 जून 2022 को किस स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी ने 14 बार फ्रेंच ओपन जीतकर अपने 22 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया। तो ये है दोस्तों राफेल नडाल, अभी अभी फ्रेंच पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है और अपने जीवन में इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 14 बार सिर्फ फ्रेंच ओपन जीता है। साथ ही साथ ये ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीते हैं, ये भी आपको बात ध्यान रखना है इस साल वाली। अगला है जून 2022 में किस तूफानी चक्रवात ने मैक्सिको की घाटी पर भारी तबाही मचाई? तो ये था अगथा। और अभी अभी आपने देखा हमारे क्वेश्चन में एक इंडल्ज था कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में कौन सी तूफान जो आई थी, जो धूम मचाई थी, तो ये थी असनी। तो आपको ये भी बात याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में आती है असनी इस साल 2022 में, और ये है जून 2022 में तूफान मैक्सिको की खाड़ी में आया था, ये था अगथा। अगला एक प्रश्न है कि पद्मश्री से सम्मानित पंडित भजन सुपारी का हाल में ही निधन हो गया, वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों पंडित भजन सुपारी जो है ये संतूर से संबंधित है, वहीं पंडित रविशंकर जो है ये सितार से हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा भी है संतूर से। तो शिव कुमार शर्मा का भी निधन हो गया है और भजन सुपारी का भी निधन हो गया है। तो आप ये निधन हो गया इसी कारण चर्चा में, इसलिए आपको इनका बात ध्यान रखना चाहिए। अगला है भारत की पुरुषों की हॉकी टीम ने जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हॉकी एशिया कप में 2022 में जापान को हराकर कौन सा पदक प्राप्त किया? तो दोस्तों हॉकी की जो टीम है जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हॉकी एशिया कप में 2022 में जापान को हराकर जो है कांस्य पदक प्राप्त किया है। और किसे हराया है? जापान को। अभी आपने देखा कि इंडोनेशिया से को जो है हम हरा के जो है यहाँ पे थॉमस कप प्राप्त किए थे बैडमिंटन का, और ये जो है यहाँ पे हॉकी में हम जो है कांस्य पदक जीते हैं जापान को हरा के, वहाँ पे हम इंडोनेशिया को हराए थे बैडमिंटन के अंदर। अगला है भारत के किस राज्य सरकार ने सबसे पहले जनजातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो भारत में जो है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले जनजातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। जनगणना का इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में होती है। 1872 ईस्वी में उस समय अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। फिर जो है 1881 ईस्वी से लगातार 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना हो रही है लॉर्ड रिपन के समय से। वहीं आज़ादी के बाद जो जनगणना हुई पहली बार ये हुई 1951 में, और लास्ट जनगणना जो हुआ है ये हुआ है 2011 में, और 2021 में जनगणना प्रस्तावित है लेकिन अभी तक नहीं कराया गया है। अब अगला प्रश्न जो है ये है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस, दोस्तों हमने पहले ही कहा था कि जो भी हम पढ़ेंगे उसकी रिवीजन हो जाएगी आपको ये क्विक रिवीजन के थ्रू। तो मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस पहले चल रहा था, अभी कौन सी तीसरी तीर्थयात्री गाड़ी मतलब यात्री गाड़ी चलाई गई? तो ये चलाई गई मिताली एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा? तो न्यू जलपाईगुड़ी से जाएगा, ये ढाका के मध्य चलाया जाएगा। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किन 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोतों का जलावतरण मुंबई में किया? दोस्तों तो ये है INS सूरत और NS उदयगिरी। तो इन दोनों को जो है नेवी में जो है नेवी को डिप्यूट कर दिया है, इन दोनों को जो है अब जो है नेवी में अपॉइंट कर लिए गए हैं। साथ ही साथ अभी आपने देखा कि एक हल्के लड़ाकू जो मिसाइल है उसका भी प्रक्षेपण कर लिया है नेवी के द्वारा, जिसका नाम था INS यहाँ पे। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। और अभी जो है नेवी के मुख्य कौन है? तो R हरि कुमार है। प्रतिवर्ष नेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार के सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों ये मनिक शाह है, ये विप्लव सिंह जो है इनके स्थान लिए हैं। तो आपको ये भी बात याद रखना है, मनिक शाह को जो है नया मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया है त्रिपुरा के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो फ्रांस की नई प्रधानमंत्री जो महिला बनी है ये है एलिजाबेथ बोर्ने, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन पहले